नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अवनीश आप सबके बीच पुनः बीपीएससी 4.0 में जिस प्रकार से क्लासें चल रही थी उसी श्रृंखला में हमने अपने बायोलॉजी के पिछले लेक्चर में सेल के बारे में बताया था। सेल के बारे में जब हमने बताया आपको तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया और गोल्गी बॉडी के बारे में बताया। ये 3 ऑर्गन कंप्लीट हो गए थे। इसके अतिरिक्त जो बचे हुए ऑर्गन है वो हमारे कोशिका का जो सेकंड पार्ट है इसमें कंप्लीट किए जाएंगे। तो लगातार जुड़े रहें सीरीज के माध्यम से। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोई भी ऑर्गन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि उसकी डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी वो किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने की थी। किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने की थी। अंतःप्रदब्बी जालिका होती क्या है ये भी जाने। केंद्रक के बाहर, कह सकते हैं कि केंद्रक के झिल्ली के बाहर एक जाल पाया जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं? अंतःप्रदब्बी जालिका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये केंद्रक झिल्ली है और केंद्रक झिल्ली के एक सिरे पर हमने एक जाल बना दिया है। इस जाल को, इस नेटवर्क को हमने जो नाम दिया वो क्या दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसे कहेंगे? कहेंगे केंद्रक झिल्ली के बाहर क्या होता है? एक जाल, एक नेटवर्क पाया जाता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलें। देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्टों में बांटा गया। किस बेस पर बांटा गया? ऑन दी बेसिस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 भागों में बांटा। पहला जो था उसे हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा और दूसरे वाले को हमने क्या कहा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। क्या कहा? रफ कहा और दूसरे वाले को स्मूथ कहा। तो देखें रफ क्या है। यदि क्या है, केंद्रक झिल्ली के बाहर, केंद्रक झिल्ली के बाहर, केंद्रक झिल्ली के बाहर यदि इस प्रकार की स्थिति देखने को मिले, ये नेटवर्क है, अगर इस नेटवर्क पर ये राइबोसोम के पार्टिकल पाए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्लियर है? यदि राइबोसोम के पार्टिकल उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब क्या होगा? यदि इस स्ट्रक्चर को देखें हम तो यहां पर क्या है? राइबोसोम क्या है? राइबोसोम अनुपस्थित है या अब्सेंट है। यदि राइबोसोम अनुपस्थित, अब्सेंट है तो क्या होगी? सतह जो होगी वो कैसी होगी? स्मूथ होगी, चिकनी होगी। मतलब कैसा होगा? खुरदरी नहीं होगी। यदि राइबोसोम है तो खुरदरी प्रतीत होगी, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और यदि राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ लगेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर राइबोसोम है तो आप सभी लोगों को पता है, हम अपनी पुरानी क्लास में, आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण का है। तो यदि यहाँ पर राइबोसोम है तो इसका कार्य क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण का होगा। कौन सी वाली का? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और यदि नहीं है, स्मूथ है, तो स्मूथ का कार्य क्या होगा? लिपिड का संश्लेषण होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अंतःप्रदब्बी जालिका का जो कार्य होता है
RER का कार्य क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना होगा, जबकि SER का कार्य स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य लिपिड का संश्लेषण करना होगा। इसी के साथ आगे आगे एक नए ऑर्गन की बात करें जिसका नाम होगा लाइसोसोम। क्या नाम होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम में भी क्या करें, इसकी डिस्कवरी की बात करें कि इसकी खोज किसने की। तो जो मान्यवर इसकी खोज की थी, इसकी जो खोज की थी वो की थी डी दुबे ने। किसने की थी, डी दुबे ने। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की। इस ऑर्गन के बारे में क्या महत्वपूर्ण है ये भी जानेंगे। इसे हमने माना कि ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये लाइसोसोम, ये लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर ये क्या है, जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम। तो आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो आप क्या बोल देंगे, डी दुबे ने की थी। इसके अंदर क्या होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जिस प्रकार से यदि एग्जाम्पल लिखें हम आपको, हाइड्रोलेज, लाइपेज, ऐसे सारे एंजाइम्स यहाँ पाए जाते हैं जो किसी कारणवश क्या होंगे, कोशिका से बाहर निकल आएंगे और कोशिका को क्या कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। जल अपघटनीय एंजाइम किसी कारण से क्या करेंगे, कोशिका से बाहर निकलेंगे और कोशिका को भ्रष्ट कर देंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आता है, आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं, या सुसाइडल वेग किसे कहते हैं। मतलब ऐसी कौन सा ऑर्गन, ऐसी कौन सी कोशिका है जो अपने आप खुद सुसाइड कर लेती है। तो यही वो कोशिका है जो क्या कर लेती है, खुद सुसाइड कर लेती है। इसलिए इसे आत्मघाती आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है या सुसाइडल वेग कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि लाइसोसोम को क्या बोलेंगे, आत्मघाती थैलियां भी बोलेंगे। इसकी खोज डी दुबे ने की थी। इसके अंदर क्या होते हैं, अनेक जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी कारणवश कोशिका से बाहर निकलेंगे और निकलने के बाद अपनी कोशिका को भ्रष्ट कर देंगे, कोशिका फट जाएगी। इसलिए इसे क्या करते हैं, खुद अपना आत्मघात कर लेती है, खुद खत्म हो जाती है। इसलिए इसे आत्मघाती थैलियां बोलते हैं। इसी के साथ एक नया ऑर्गन देखेंगे, उस नए ऑर्गन को क्या बोलेंगे, गोल्जी काय। आपके सामने एक नया ऑर्गन फेस हो रहा है, इसका नाम क्या होगा, गोल्जी काय, जिसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे, गोल्जी बॉडी कहेंगे। बात यह है, अंग शुरू हुआ, सबसे पहली बात होती है कि उस अंग की खोज के बारे में जाने। तो गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कर दी, गोल्जी काय की खोज कर दी। और क्या बताया, क्या देखिएगा कि जो होती है इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरी संरचनाएं कैसी होती हैं, दूसरी संरचनाएं कैसी होती हैं, बिल्कुल माइनर साइज में, इस प्रकार से। और बाकी की क्या होती हैं, इनके नाम क्या होंगे,
नाम को यदि देखें तो इन्हें कहा गया सिस्टर्नी। क्या कहा गया? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। इन्हें कहा गया ट्यूब्यूल्स और इन्हें कहा गया वेसिकल्स। क्या कहा गया? वेसिकल्स कहा गया। जो गोल्जी बॉडी होती है वो 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। जो ऊपर आपको देख रहे हैं वो सिस्टर्नी कहलाएगी, ट्यूबल्स कहलाएंगी और वेसिकल कहलाएंगी। तो सिस्टर्नी होती है, जो सिस्टर्नी होती है उसे क्या कह देते हैं? कैमिलो गोल्जी की क्या कह देते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कह देते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट कह देते हैं, या हिंदी में ऐसे कहें तो संरचनात्मक इकाई कह देते हैं। संरचनात्मक इकाई कह। बाकी की बातें हैं कि इसके क्या होते हैं, फॉर्मिंग फेस भी होते हैं, मैचुरिंग फेज भी होते हैं, सिस फेस होता है, ट्रांस फेस होता है। ये सारी की सारी बातें गोल्जी काय के अंदर होंगी। तो आगे यदि देखें फिर इसके बाद आगे इसके बाद देखें तो इसके कार्य की बात आएगी कि गोल्जी बॉडी को यदि हमने पढ़ा तो क्यों पढ़ा, क्या जरूरी था? जरूरी ये था कि जिसको फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, ग्लाइको प्रोटीन को बनाना और ग्लाइको लिपिड को बना लेना। ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड को बनाने का कार्य कौन करता है? आपकी गोल्जी गोल्जी काय करती। इसी गोल्जी काय के द्वारा ही यदि आपसे कहा जाए कि लाइसोसोम का निर्माण कहां से होता है तो आप क्या बोलेंगे? यदि आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम का निर्माण कहां से होता है तो आप क्या बोलेंगे? इसी गोल्जी काय के द्वारा ही राइबोसोम का निर्माण होता है। और बेहद इंपॉर्टेंट बात, बहुत कह सकते हैं कि डीप बात, पॉइंट याद आ रहा है तो बता रहा हूं कि इसी गोल्जी काय के द्वारा क्या होता है? एक्रोसोम एक्रोसोम का निर्माण होता है। अब बात ये आती है एक्रोसोम का निर्माण तो होता है लेकिन एक्रोसोम है क्या? तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने योग्य बात है कि आप लोगों ने इस प्रकार की एक संरचना देखी होगी। रफ टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? शुक्राणु का स्ट्रक्चर। तो शुक्राणु का सबसे ऊपर का जो टोपी की आकार का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। इस एक्रोसोम वाले भाग में एंटी फर्टिलिन एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब जो क्या करते हैं? अंडाणु की दीवार को डिग्रेड करने का काम करते हैं या तोड़ने का कार्य करते हैं। तो जो इस एक्रोसोम का निर्माण होता है वो कहां से होता है? गोल्जी काय से होता है। इस बात को बताने का प्रयास मैं आपसे करने बताना चाह रहा था। तो इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एक नए ऑर्गन की। आगे बात करेंगे एक नए ऑर्गन की। वो ऑर्गन क्या होगा? लाइसोसोम हम पढ़ चुके हैं, गोल्जी काय हम पढ़ चुके हैं, अंतःप्रदब्बी जालिका भी पढ़ चुके हैं, केंद्रक पढ़ चुके हैं। शायद केंद्रक नहीं पढ़ा है। यदि केंद्रक नहीं पढ़ा है तो केंद्रक को ही देख लें। केंद्रक को देखें अगर केंद्रक नहीं पढ़ पाए हैं। आई होप नहीं, केंद्रक तो नहीं पढ़ा। अगर केंद्रक नहीं पढ़ा तो इसी को देखें, न्यूक्लियस को देखें। न्यूक्लियस को देखें। न्यूक्लियस को देखें तो इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। संरचना को देखें तो वैसे तो ऑलरेडी संरचना पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा से भी दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार की संरचना होगी केंद्रक की।
तो इस प्रकार की केंद्रक की संरचना, इस केंद्रक के अंदर, इस केंद्रक के अंदर क्या होगा, केंद्रक द्रव्य भरा होगा, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होगा, द्रव्य के साथ साथ इसमें यहाँ पर डीएनए भी डला होगा, राइबोसोम भी डले होंगे। तो अगर इसकी बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, केंद्रक की झिल्ली बोलेंगे, केंद्रक की झिल्ली बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक का द्रव्य बोलेंगे, केंद्रक का द्रव्य बोलेंगे। इसी के बाद इसको हम डीएनए बोल देंगे, इसको हम राइबोसोम बोल देंगे। आपके सामने क्या है, ये स्पष्ट केंद्रक का डायग्राम बनाया गया है। इसका डायग्राम है, इसका है, केंद्रक का है। तो केंद्रक का डायग्राम आपके समक्ष रखा गया है। इसमें दिखाया गया है कि केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली है उनको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर जो पदार्थ भरा रहता है उसको केंद्रक का द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, केंद्रक का द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इसी के अलावा जो केंद्रक की झिल्ली होगी उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये डीएनए हो गया और ये राइबोसोम हो गया। इतनी सारी चीजें इसके अंदर होंगी। इसके बाद इसका कार्य क्या होगा ये भी पूछेगा। तो इसका जो कार्य होगा केंद्रक का जो कार्य होगा क्या होगा, इसे कोशिका का क्या कहते हैं, नियंत्रक कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक कहते हैं, मतलब पूरे फंक्शंस जितने भी होते हैं उनको क्या कर देता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रक कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक जैसे ही हो गया तो इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, अगला जो पॉइंट आता है कोशिका में क्या आता है, कोशिका विभाजन की बात होगी, जिसे क्या कहेंगे, सेल डिवीजन कहेंगे। कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहेंगे। देखते हैं सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन क्या है, वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारा शरीर क्या होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। जब ये सेल्स आपस में क्या होती है, मिलती हैं तो किसको बनाते हैं, टिश्यू को बनाते हैं। और जब ये टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन को बनाते हैं। और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी को बनाते हैं। आप सामने देख रहे होंगे एक ग्राफ आपको क्या हो रहा है, एक कह सकते हैं कि लीनियर डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है कि सेल हो रही थी, सेल आपस में मिल रही थी तो क्या बना रही थी, टिश्यू को बना रही थी। और टिश्यू मिले तो ऑर्गन को बनाए, ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम को बनाए। इस प्रकार से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था। तो बात सेल डिवीजन की चल रही थी। तो सेल डिवीजन को क्या होगा, अगर कोशिका लगातार वृद्धि नहीं करेगी तो प्रत्येक कोशिका का एक निश्चित समय होता है। जैसे आरबीसी का समय 120 दिन होता है, 120 दिन में आरबीसी खत्म हो रही हैं। अगर लगातार नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी, उनमें विभाजन नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उस सेल का काउंट होगा बहुत डिक्रीज हो जाएगा, या कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं, दो प्रकार के विभाजन होंगे, एक तो समसूत्री होगा और दूसरा अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री। ठीक, अगर समसूत्री और अर्धसूत्री की बात हो गई है तो एक बात दिमाग में आ रही है कि पौधे अपने जीवन में लगातार वृद्धि करते रहते हैं, लेकिन जंतुओं में एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है। वृद्धि और विकास में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही हो सकती है, लेकिन विकास क्या होता है, अनियमित या लगातार चलता रहता है। किसी भी उम्र में किसी भी समय तक
कभी भी हम सीख सकते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी ग्रोथ होगी वो एक निश्चित समय तक ही होगी। आप भी सभी लोग जान रहे होंगे। तो समसूत्री और अर्धसूत्री, एक को माइटोसिस कहेंगे और एक को मियोसिस कहेंगे। बारी बारी से दोनों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम किसको पढ़ें? पहले हमने समसूत्री को पढ़े। समसूत्री विभाजन, इसे क्या बोलेंगे? माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन है? माइटोटिक डिवीजन है, या कह सकते हैं समसूत्री विभाजन है। यहां से पढ़ने की शुरुआत करें तो जो समसूत्री विभाजन की खोज की थी वो की थी फ्लेमिंग साहब ने। किसने की थी? फ्लेमिंग साहब ने। फ्लेमिंग साहब ने खोज की और बताया, क्या बताया? कि एक मदर सेल से क्या होंगी? दो डॉटर सेल बनेंगी। डॉटर सेल बनेंगे। इसी के साथ साथ जब मदर सेल से डॉटर सेल बनेगी, तो गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी? समान रहेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर गुणसूत्रों की संख्या, यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 16 है, तो यहां भी कितनी रहेगी? 16 रहेगी। एग्जाम्पल की दृष्टि से जो संख्या मदर सेल्स में थी वो पुत्री कोशिकाओं में भी संख्या समान रहेगी। यदि गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, इसलिए इस प्रकार के विभाजन को क्या बोला गया? समसूत्री विभाजन बोला गया। समसूत्री विभाजन यदि बोला गया, तो समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं की बात की जाए, समसूत्री विभाजन की क्या अवस्थाएं देखी जाए, तो अवस्थाएं कितनी हैं? 4 है। देखते हैं कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। एक तो पूर्व अवस्था होगी, पूर्वावस्था है। इसके बाद मध्यावस्था है। इसके बाद अंत्यावस्था है और इसके बाद पश्चावस्था है। ठीक, इनके नाम क्या करें अपन इंग्लिश में भी देखें। इसको हम प्रोफेज बोलेंगे, इसको हम मेटाफेज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एनाफेज बोलेंगे, और इसको हम टेलोफेज बोलेंगे। मतलब आपके सामने अवस्थाएं 4 दिख रही हैं। किसकी अवस्थाएं हैं? समसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं आपके सामने दिख रही हैं। एक तो पूर्व अवस्था हो गई, एक मध्यावस्था हो गई, एक अंत्यावस्था हो गई, एक पश्चावस्था हो गई। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 अवस्थाएं आपके सामने हैं। तो इसी खुशी के साथ लगातार पढ़ते रहे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। एक अच्छी सी ट्रिक याद आ रही थी तो खुशी आ रही है। ये 4 अवस्थाएं होंगी, 4 अवस्थाओं में अलग अलग कंडेंसेशन होगा। इसके बाद थोड़ा पहले अर्धसूत्री के बारे में बेसिक जानकारी करें। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, बेसिक जानकारी प्राप्त करें। क्या होगी? अर्धसूत्री विभाजन की बात करें जिसे हम क्या बोलेंगे? मियोटिक डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मियोटिक डिवीजन बोलेंगे। मियोटिक डिवीजन में क्या होगा? इसमें भी क्या करें? खोज देखें। तो ये मियोटिक डिवीजन की खोज की थी वो किसने की थी? फार्मर और मोरे साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने मिलकर खोज कर ली। इन्होंने क्या बताया? बताया ये कि जो मदर सेल होगी, एक मदर सेल से 4 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। कितनी पुत्री कोशिकाएं बनेंगी?
4 डॉटर सेल बनेंगे। तो 4 डॉटर सेल बनेंगी, उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या होगी, वो कैसी होगी? मदर सेल की आधी होगी। यदि यहाँ पर संख्या 16 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 8। यही कारण है, अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी है तो यही तो कारण है इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इतनी बात के बाद फिर इसकी अवस्थाओं की बारी आती है, तो अवस्थाओं को भी देखें। अवस्थाएं, अवस्थाएं अवस्थाएं सेम ही रहेंगी, इस प्रकार से हमने वहां अवस्थाएं देखी थी। अवस्थाएं क्या है? प्रोफेज है, इसके बाद मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज। ठीक। और अर्धसूत्री विभाजन के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। यहाँ एक बात और बता दें, अर्धसूत्री विभाजन के 2 पार्ट होते हैं, एक पहला अर्धसूत्री विभाजन, एक दूसरा। तो अगर पहले की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट लगाएं, यहाँ भी फर्स्ट लगाएंगे, यहाँ भी फर्स्ट लगाएंगे, तो यहाँ फर्स्ट लगाएंगे कि ये प्रोफेज फर्स्ट की क्या है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की आवश्यकता है। फिर इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट को 5 अवस्थाओं में बांटा गया। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। मतलब कह सकते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट को कितनी अवस्थाओं में? 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया। इन उप अवस्थाओं के बारे में भी हमको बारी बारी से क्या है? पढ़ना है। बेहद इंपॉर्टेंट रोल, जैसे क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है तो हम तुरंत जस्ट बोल लेते हैं कि जो क्रॉस ओवर की प्रक्रिया होती है पैकिटीन में होती है। हमने कहा कि काइजमेटा कहाँ देखने को मिलता है? डिप्लोटीन का होता है। हमने कहा पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कहाँ? सिनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलता है? तो जाइगोटीन का नाम ले लिया। इस प्रकार की सारी बातें विभाजन की अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहां से हमने शुरुआत की थी। अंतःप्रतंभी जालिका के बारे में आपको हमने बताया कि इसकी खोज केआर पोर्टर ने की थी। बताया कि केंद्रक झिल्ली के बाहर एक जाल पाया जाता है, यदि उस जाल में राइबोसोम है तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, यदि नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इसी प्रकार से इनका कार्य क्या होगा? प्रोटीन और लिपिड्स का संश्लेषण करना हो जाएगा। लाइसोसोम की बारी आती है तो बताते हैं कि खोज किसने की थी? डी दुबे ने की थी। और इनमें अनेक जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी कारणवश से कोशिका से बाहर निकल जाएंगे और कोशिका को भ्रष्ट कर देंगे या नष्ट कर देंगे, इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती छड़ियां कहा जाता है। गोल्जी काय की बात आती है तो हम बताते हैं कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी और ये 3 संरचनाएं इसमें देखने को मिलती हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबिल्स और वेस्कल्स। सिस्टर्नी को इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। इसके बाद इसके कार्य की बात आती है तो इसका कार्य ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करना होता है। इसी के साथ साथ यदि लाइसोसोम का निर्माण पूछा जाए कि कहां से होता है तो आप क्या बताएंगे? गोल्जी काय से होता है। और एक्रोसोम का निर्माण कहां से होता है? तो ये भी गोल्जी काय से ही होता है। एक्रोसोम क्या है? शुक्राणु के ऊपर टोपीनुमा कैप लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। आगे अगर देखें केंद्रक की बात करें तो केंद्रक क्या है? कोशिका का नियंत्रण करता है, सही प्रकार की एक्टिविटीज पर अपना कंट्रोल रखता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रक कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की संरचना आपके सामने दी गई है। जो केंद्रक क्या होता है? दोहरी झिल्ली से घिरा एक अंग होता है। जो केंद्रक झिल्ली हो गई, केंद्रक द्रव हो गए, इसके अंदर इसका डीएनए भी हो गया और राइबोसोम भी हो गए। इसी के बाद आती है बात कि हमारी बॉडी का एग्रीगेशन कैसा होगा, बॉडी हमारी कैसी बनी होती है। तो हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट होती है। कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवों की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो जब सेल्स मिलेंगी आपस में क्या करेंगी? बहुत सारी सेल्स जुड़ेंगी तो क्या बना लेंगी? ऊतक बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी। टिश्यू जब जुड़ेंगे आपस में तो किसको बनाएंगे? ऑर्गन को या अंग को बनाएंगे।
और अंग मिलकर के अंग तंत्र को बना देंगे। इस प्रकार से हमारी बॉडी का पूरा फॉर्मेट तैयार होता है। मतलब इस प्रकार का एग्रीगेशन बॉडी में देखने को मिलता है। तो कोशिका विभाजन की बात आती है, हमने तो बताया था कि कोशिका विभाजन नहीं होगा तो कोशिकाएं एक समय पर क्या हो जाएंगी, लो काउंट ऑफ में चली जाएंगी। इनका क्या होगा, काउंटेबल जो होगा, सेल काउंट होगा बहुत डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हर सेल की अपनी एक निश्चित अवधि होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो उसका रेप्लिकेशन करना भी जरूरी है, डुप्लीकेशन करना भी जरूरी है, विभाजन होना भी जरूरी है। तो विभाजन को हमने दो भागों में बांटा, एक तो समसूत्री विभाजन कहा जिसे हम माइटोसिस कहते हैं, एक अल्पसूत्री विभाजन जिसे हम मियोसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन की बात की हमने तो बताया, इसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। इस विभाजन में एक मदर सेल क्या होती है, दो डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है, और मदर सेल और डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसलिए इस प्रकार के विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसी प्रकार से यदि आगे देखें तो इसकी अवस्थाएं चार थी, प्रोफेज हो गई, मेटाफेज हो गई, एनाफेज हो गई और टीलोफेज हो गई। आगे अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज फार्मर और मोरे ने की थी। इसमें एक मदर सेल चार डॉटर सेल बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन के दो प्रकार, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट से दो कोशिकाएं बनेगी, सेकंड से दो कोशिकाएं बनेंगी। इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या चार हो जाएगी और गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल और डॉटर सेल में कैसी होती है, आधी होती है, इसलिए इसको अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। इसके बाद इसकी अवस्थाएं देखेंगे तो इसकी अवस्थाएं भी सेम है, बस फर्क इतना है कि अर्धसूत्रीय विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसकी 5 उप अवस्थाएं भी होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये उप अवस्थाएं होती हैं। इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा। लता जरा पानी दे दो। लता बोले तो लेप्टोटीन, जरा मतलब जाइगोटीन, पानी मतलब पैकेटीन, दे मतलब डिप्लोटीन और दो मतलब डाइकाइनेसिस। इस प्रकार से लगातार जुड़े रहें और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगातार टॉपिक बाय टॉपिक हम आपके साथ लाते रहते हैं। और अब अगला जो टॉपिक होगा वो एमसीक्यूज कराए जाएंगे आपको। जो सेल आपका हो गया है उस सेल के जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है या पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखे जाएंगे। तो एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस की ओर से आप सभी भावी अध्यापकों और मित्र बंधुओं का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं और विशेष अपील, थोड़ा सा उत्साहवर्धन बनाए रखें, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और लगातार हम इसी एनर्जी के साथ आपके साथ क्लासेस लाते रहें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।